सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चा हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशंस पढ़ेंगे। अभिकेंद्रित त्वरण। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर इस प्रकार से कोई गति कर रही, मान लो सपोज ये गति कर रही, मोशन कर रही, तो क्या होता है कि उसकी दिशा बार बार चेंज होती है। जैसे कि यहाँ पर डायरेक्शन बता रखा कि यहाँ जा रही डायरेक्शन से ऐसा, इधर आ रही डायरेक्शन से ऐसा, ये डायरेक्शन बार बार क्या इसमें चेंज होती जा रही है। तो डायरेक्शंस के चेंज होने से यानी जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है और उस गति के कारण से यदि वस्तु की डायरेक्शन दिशा यदि बदलती है, अलग अलग स्थान पर वस्तु की दिशा अलग, यहाँ पे ऐसी है, यहाँ यदि आती वस्तु डायरेक्शन जैसे, यहाँ डायरेक्शन जैसे, यहाँ नीचे की ओर है। इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने बता रखा है कि यहाँ यदि वस्तु डायरेक्शन से ऐसी, यहाँ है वैसी आ गई, यहाँ आ गई वैसी हो गई, यहाँ आ रही वैसी हो गई। ये बार बार क्या हो रही डायरेक्शन चेंज, दिशा का मान बदल रहा है। तो जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उस वस्तु की जो वेग होता है, वेलोसिटी होती है, उसकी जो दिशा होती है वो बार बार बदलती रहती है। उसकी डायरेक्शन जो होती है बार बार चेंज होती रहती है। और उस चेंज होने के कारण से जब वेग चेंज होता है तब आपको पता है कि समय के साथ यदि वेग में परिवर्तन होता है तो एक त्वरण उत्पन्न होता है, एक्सेलरेशन जनरेट प्रोड्यूस होता है। और उस एक्सेलरेशन को, उस त्वरण को हम अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अभिकेंद्रित त्वरण किसको कहेंगे? जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगी, सर्कुलर मोशन करेगी, तो उस वृत्ताकार मार्ग की गति के कारण से उस वस्तु के वेग की दिशा बार बार बदलती रहती है। उस दिशा के बदलने के कारण से उस वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी डायरेक्शन, जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। इसलिए उस त्वरण को अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब केंद्र की ओर क्यों होगी? क्योंकि मान लो वस्तु इस तरह से चल रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, कि वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा सेंटर की ओर होगी, क्योंकि उसमें वेग में जो परिवर्तन हो रहा है तभी ये जो वस्तु है इस वृत्ताकार मार्ग पर गति करे तो उसकी डायरेक्शन हमेशा इधर सेंटर की ओर होगी, हमेशा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, ये जो सेंटर होता है इस सेंटर की ओर होती है। यदि बाहर की ओर वस्तु बाहर चली जाती है, ये वृत्ताकार मार्ग पर गति नहीं करती। तो अभिकेंद्रित त्वरण किसको कहेंगे कि जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगी यानी सर्कुलर मोशन करेगी तो उसके सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन यानी त्वरण उत्पन्न होता है। उस त्वरण को अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं और हमेशा ये सेंटर की ओर होगी, इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होगी। तो जो फोर्स लगेगा वो सेंटर की ओर लगता है और जब फोर्स सेंटर की ओर लगता है तो एक्सेलरेशन भी सेंटर की ओर ही लगेगा, क्योंकि उसी फोर्स के कारण से ये क्या होती है, सर्कुलर मोशन करती है, वृत्ताकार मार्ग पर ये वस्तु गति करती है। और उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, जो कि हमारा अगला वीडियो होगा। तो ये अभिकेंद्रित त्वरण की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगी तो उसके केंद्र की ओर एक त्वरण उत्पन्न होता है, उस त्वरण को अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं। और इसकी दिशा हमेशा केंद्र की होगी, सेंटर की ओर होगी। जैसे मान लो कि ये इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर, इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर। तो अभिकेंद्रित त्वरण किसके कारण से उत्पन्न होता है? वस्तु की जो वेग होता है उसकी दिशा बार बार बदलती है। एक समान गति हो रही है, एक समान वृत्ताकार गति में क्या होता है, वस्तु की जो वेग की जो दिशा होती है वो बार बार चेंज होती है। उस बार बार चेंज होने से, बदलने के कारण से वेग में जब भी परिवर्तन होता है, देखो वेग में दो प्रकार से परिवर्तन होता है, एक तो दिशा बदलता है या फिर उसका मान बदलता है। तो जब दिशा बदल रही है, अलग अलग स्थान पर उसकी डायरेक्शन अलग अलग होती है, तो उसके कारण से जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को नाम देते हैं अभिकेंद्रित त्वरण। और ये हमेशा उत्पन्न होगा एक समान गति में। अभिकेंद्रित त्वरण, जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगी तो ये त्वरण एक्सेलरेशन हमेशा उत्पन्न होगा ही। क्यों? क्योंकि जब वस्तु गति करेगी तो उसकी दिशा बार बार बदले, वो दिशा बार बार बदलने के कारण ही, यानी वेग के मान में परिवर्तन होने के कारण ही जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को हम अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं। तो दिशा परिवर्तन के कारण से जो त्वरण उत्पन्न को अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, फार्मूला इसका डेराइव करेंगे। तो अभिकेंद्रित त्वरण निकालने के लिए पहले हमको एंगुलर वेलोसिटी पता होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये हमारे पास कोणीय वेग का सूत्र होता है जो पिछला वीडियो में बना रखा है।
ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी टाइम, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाता है। अब इसका डेल्टा थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे? यहाँ एक डायग्राम बना रखा है कि मान लो कि किसी समय पर वस्तु यहाँ पे थी, ए पॉइंट पे थी, यहाँ पे थी बी पॉइंट पे, और इसकी डायरेक्शन हमने इस तरह से प्रदर्शित करी, जिसको हमने v1 से प्रदर्शित कर रखा है। कुछ समय पश्चात ये बी पे यहाँ सी पे चली जाती है और इसकी डायरेक्शन को हमने इस तरह से v2, यहाँ पर वेग v2 मान लिया। यहाँ पर वेग v1 है, वेग v1 और v2, वेलोसिटी v1 और v2, लेकिन स्पीड सेम, दोनों चीजें अलग। स्पीड में क्या है, उसका मान, वैल्यू, मैग्नीट्यूड। यदि हमने ऐसा लिखा है, ये इसकी स्पीड होगी, याद रखना स्पीड, ये सेम स्पीड से घूम रहा है, जैसे 5 मीटर पर सेकंड। एक एग्जांपल ले लें कि 5 मीटर पर सेकंड से कोई वस्तु घूम रही है, तो उसकी स्पीड सेम, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बार बार चेंज होगी। तो डायरेक्शन चेंज होती है तो क्या कहलाता है, वेलोसिटी, वेग कहलाता है, वेलोसिटी वो v होता है। स्पीड मैग्नीट्यूड यदि मान यदि देखें तो स्पीड होगी, और यदि उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती तो वेग कहलाता है। तो यहाँ पे उसकी वेग की दिशा बार बार बदल रही है, इसलिए इसको अपने v1 मान लिया, इसको हमने v2 मान लिया। यहाँ पर वेग b बिंदु पर v1 है और b यहाँ c बिंदु पर वेग v2 है। अब जब इसको हम यदि हम देखें क्या नाम उसके एलजेब्रा से देखते हैं, हम वेक्टर सम से देखते हैं, तो ये दोनों को हमने मिला दिया, ये v1 वेक्टर से, ये v1 वेक्टर से और ये v2 वेक्टर से, दोनों की हमने मिला के कंबाइन कर दिया। तो इस तरह से एक को v1 मान लिया, एक को v2 मान लिया, इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया दोनों को। एक को हमने पहले ऐसी वेलोसिटी थी v1 और ये वाली वेलोसिटी को हमने v2 को ऐसा मान लिया, ये v2, ठीक है, इन दोनों को हमने शिफ्ट कर दिया और ये एंगल हमने मान लिया डेल्टा थीटा बन रहा है, डेल्टा थीटा। अब चेंज कितना बना, ये चेंज हो जाए, इसको अपन डेल्टा v से प्रदर्शित कर रहे हैं, डेल्टा v। तो v1 यहाँ की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन से, v2 इस डायरेक्शन से जा रही है, इस v2 को हमने नीचे की ओर शिफ्ट कर दिया, तो ये v1 और v2 दोनों मिला दिया और इनके बीच का डेल्टा थीटा हमने मान लिया। अब डेल्टा थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या होगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, कोण बराबर 4/3, ये फार्मूला होता है एंगल का, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल डेल्टा थीटा, आर्क का मतलब एंगल के सामने की साइड आर्क कहलाएगी डेल्टा v, टाइम रेडियस। अब रेडियस या तो v1 ले लो या v2 ले लो, v1 ले लिया, v1 और v2 क्या है, वेलोसिटी। लेकिन यदि इसका मैग्नीट्यूड देखें हम, सपोज हमने ऐसा लिखा v1 और v2, ऐसा लिखा, इसका मतलब चार्ज बन जाता है, स्पीड बनता है। और यदि ऐसा लिखा हुआ ये क्या होगा, वेलोसिटी होगी, क्योंकि अपन यहाँ पर दोनों जो स्पीड होती है वो एक समान होती है, सेम स्पीड होती है, इसलिए दोनों के मान क्या होगा, इक्वल हो गए और इसको हमने v से रिप्रेजेंट कर दिया। v1 इक्वल टू v2 होगा, क्यों, क्योंकि स्पीड तो सेम है। जब ये लाइन के बीच में वर्ड के रूप में लिखते थे स्पीड बन जाती, तो स्पीड यहाँ भी सेम होगी और यहाँ भी सेम होगी, बस डिफरेंस क्या है, इनकी वेलोसिटी अलग अलग है। वेलोसिटी अलग अलग क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन स्पीड तो सेम है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड से सभी, यहाँ पे भी v1 भी 5 मीटर पर सेकंड है, v2 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये हमारे पास सेम है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए वो मान हमारे पास सेम वेलोसिटी का होता है, ये चीज़ नोट कर लेना। तो यदि अपन इसको वेलोसिटी यानी उसकी क्या नाम उसका, हम स्पीड की बात करते हैं, स्पीड दोनों की सेम होती है, कहीं किसी भी स्थान पर स्पीड सेम है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक समान तो गति पर, यूनिफॉर्म मोशन पर, कि जब वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी दिशा बदलती रहती है, उस दिशा के कारण से त्वरण उत्पन्न होता है बदलने कारण से, और उसी को हम अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा v डेल्टा थीटा इक्वल क्या लिखेंगे, डेल्टा थीटा कोण बराबर 4, ये 4 हो गया, आर्क हो गया, और ये v1 या v2 दोनों में से कोई सा भी मान ले लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है, और जब दोनों इक्वल है तो उसको अपने v1 v2 न लिखते हुए क्या लिखेंगे, केवल v, इसकी जगह v लिख दिया क्योंकि v1 और v2 दोनों इक्वल है, यानी डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा v अपॉन v, ये डेल्टा थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम डेल्टा थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ओमेगा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा
ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा थीटा के लिए भी हमने फाइंड कर रखी ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा थीटा के लिए हम क्या पुट करेंगे डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी अपॉन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। अब एक चीज नोट कर लेना कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी चेंज इन लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेखिक वेग में परिवर्तन। देखो यहाँ दो वेग, एक रेखिक वेग होगा, एक कोणीय वेग होगा। रेखिक वेग मतलब ये जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगी तो आगे बढ़ेगी, ये रेखिक वेग कहलाएगा। कोणीय वेग मतलब जब घूमेगी तो एंगल बनाएगी, उसका कोणीय वेग कहलाता। दोनों चीजें आगे भी बढ़ रही है वो रेखिक वेग, और घूम भी रही है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। तो दोनों चीजें यहाँ होती है। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इट इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं रेखिक त्वरण बोलते हैं। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए ओमेगा, और इसी त्वरण को हम बोलते हैं, कौन सा त्वरण बोलेंगे, सेंट्रीपिटल ए इंटू वी लिखेंगे इसको। ये हमारे पास ए का मान ये अपान वी डेल्टा वी अपान डेल्टा टी लेकर हम ए लिखेंगे ए अपान वी, इस ए का वी का गुणा कर देंगे ए इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा वी। इस तरह से ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा कि ए इक्वल टू होता है ओमेगा वी होता है एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये फार्मूला है ओमेगा वी। अब एक फार्मूला हमने और पढ़ रखा है, कौन सा, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो यहाँ से जब v ओमेगा की वैल्यू फाइंड करें यहाँ से, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू वी बाय। रेखिक और कोणीय में संबंध, ये सूत्र होता है, इस सूत्र की स्थापना हमने कर रखी है, v इक्वल टू ओमेगा। ये ओमेगा की जगह यहाँ रख देंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा v इंटू वी बटे आर, या इसको ऐसा लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एक फार्मूला ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, अभिकेंद्रित त्वरण का। एक फार्मूला ये एस इक्वल टू अभिकेंद्रित त्वरण बराबर वी इंटू ओमेगा। एक फार्मूला ये हो गया एस इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ से v की वैल्यू भी यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। तो एक फार्मूला इससे भी निकल आएगा कि यदि हमने यहाँ से v की वैल्यू पुट कर दी, इसको इक्वेशन 2 दे दे, 2 से v की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी, समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर 2 की वैल्यू पुट कर दी, s इक्वल टू क्या आएगा, इस v की जगह होगा ओमेगा इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा ac इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। इस तरह से ये अभिकेंद्रित त्वरण के अलग अलग फार्मूले होंगे। एक फार्मूला ये भी होता है वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, एक ac इक्वल टू वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर भी होता है, और ac इक्वल टू वी इंटू ओमेगा भी होता है। अब जो क्वेश्चन में दिया जाता है उसमें अपने को पता होना चाहिए v और r दिया, इससे फाइंड करेंगे, v और ओमेगा दिया, इस फार्मूले से एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे अभिकेंद्रित त्वरण, और ओमेगा और r दिया तो अभिकेंद्रित त्वरण का मान इससे हम ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से ये यहाँ पे बता रखा है, उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग चेंज होती रहती है। इस डायरेक्शन से चेंज के कारण से जो एक्सेलरेशन त्वरण उत्पन्न होता है उसको हम अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं। दूसरा हमारे पास में इसमें त्वरण होता है स्पर्श रेखीय त्वरण। अब ये क्या होता है, टेंजेंट। अभी हमने पढ़ा कि जब दिशा चेंज होती है तो जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रित त्वरण या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और उसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की होती है। लेकिन हो सकता है कि दिशा के साथ साथ उसका मान भी बदलता हो, कि भाई मान लो पहले 5 मीटर पर सेकंड जा रहे थे 10 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी जब दिशा के साथ साथ क्या बदलता हो, मान भी चेंज होता है, वैल्यू मैग्नीट्यूड यानी मान भी चेंज होता है। मान लो वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है, यहाँ घूम रही है, और वो कम ज़्यादा वेग से चल रही है, स्पीड उसकी कम ज़्यादा है, चाल उसकी कम ज़्यादा हो रही है, तो उस कंडीशंस में भी एक त्वरण उत्पन्न होता है। उस त्वरण को हम स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। ये कब उत्पन्न होगा, जब उसका मान बदलेगा। पहले वाले में अभिकेंद्रित त्वरण कब उत्पन्न होता है, जब उसकी केवल दिशा बदलती है, और ये दिशा तो हमेशा बदलेगी, मतलब अभिकेंद्रित त्वरण का मान तो हमेशा उत्पन्न होगा। कब, जब वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगी। लेकिन अभिकेंद्रित त्वरण के लिए क्या होता है कि उसकी स्पीड सेम होती है,
चाल एक समान चाल से घूमता है तब अभिकेंद्रित त्वरण। लेकिन मान लो चाल भी बदल रही, कम ज़्यादा चाल से स्पीड से यहाँ चक्कर लगा, तब एक एक्सेलरेशन और उत्पन्न होता है। उस त्वरण को हम कहते हैं रेखीय स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं। जैसे मान लो कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर उत्पन्न होता है और ये हमारे पास में उत्पन्न होता है ए टी का मतलब स्पर्श रेखीय त्वरण, जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ये हमेशा कैसे उत्पन्न होगा? टेंजेंट हो, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा बनाते हो। यहाँ आया तो ऐसी डायरेक्शन होगी, यहाँ आया तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। एक्सेलरेशन हमेशा सेंट्रीपिटल हमेशा सेंटर की होगी। यहाँ आया पार्टिकल्स तो यहाँ डायरेक्शन नीचे की होगी, यहाँ इसे डायरेक्शन ऐसी की हमेशा ऐसी होगी। यहाँ आया तो डायरेक्शन इसकी ऐसी होगी एटी, और यहाँ आया यहाँ एक्सेलरेशन ऐसा। हमेशा ध्यान रखना है कि जो अभिकेंद्रित त्वरण होता है उसकी दिशा हमेशा केंद्र की होती है, और जो हमारा स्पर्श रेखीय त्वरण होता है उसकी दिशा स्पर्श रेखा की दिशा इधर होती है, हमेशा इधर होती है। यदि वेग बढ़ रहा है तो उसी डायरेक्शन में, और यदि वेग कम हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है। लेकिन ये हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, इनके बीच में 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, टेंजेंशियल होगा। ये स्पर्श रेखीय होता है, पैरेलल यानी समांतर कह सकते हैं इसको हम। इस सरफेस के समांतर होता है, समांतर त्वरण कहलाएगा। और ये जो होता है हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर लंबवत त्वरण होता है। सेंट्रीपिटल हमेशा परपेंडिकुलर होता है इसी नोट पर। तो दो प्रकार के त्वरण होते हैं। कौन सा? अभिकेंद्रित त्वरण जो कि दिशा बदलने के कारण से होता है, और एक होता है दिशा के साथ साथ यदि मान भी यदि चेंज होता है, वैल्यू मैग्नीट्यूड यदि चेंज होता है, तो जो त्वरण उत्पन्न हो उस त्वरण को हम स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं। इसको हम एटी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी दिशा मैंने बताया कि दिशा कैसे नोट करेंगे। यदि मान लो इधर जा रहा है, यदि वेग बढ़ रहा है तो उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और यदि वेग कम हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। लेकिन दोनों होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारे पास में जब मान और दिशा दोनों बदलती है तो वो त्वरण हमारे पास में स्पर्श रेखीय त्वरण कहलाता है। और ये हमेशा क्या होता है, जो अभिकेंद्रित त्वरण होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, इसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अभिकेंद्रित त्वरण हमेशा केंद्र को लगेगा, और ये हमेशा स्पर्श रेखा, जिधर पार्टिकल जा रहा है, कण जा रहा है, उसके एक लाइन स्पर्श करना है, टच करना है, और वो उसकी डायरेक्शन को प्रदर्शित करेगा। तीसरे प्रकार का त्वरण होता है नेट। अब देखो, ये मानो कि स्पर्श रेखा इधर है और सेंट्रीपिटल इधर है, इन दोनों का यदि परिणामी हम निकालेंगे, रिजल्टेंट दोनों का परिणाम, वो त्वरण क्या कहलाता है? नेट त्वरण कहलाता है, या परिणामी त्वरण कहलाता है। किसका किसका? एसी, एसी मतलब अभिकेंद्रित त्वरण व स्पर्श रेखीय त्वरण, इन दोनों का परिणाम जो निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, वो रिजल्ट क्या कहलाएगा हमारे पास में? क्या कहलाएगा? ए नेट कहलाएगा, परिणामी त्वरण कहलाता है। और इसका मान कैसे निकालते हैं? ये हमारे पास पढ़ रखा है, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। जब हम वेक्टर पढ़ते हैं तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग फार्मूला लगाकर उसको, या R = A1 प्लस, ये हमने पढ़ा था वेक्टर में, जब भी दो वेक्टर होते हैं A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 A1 A2 cos थीटा, ये फार्मूला होता है। और cos थीटा के लिए 90 डिग्री रख के इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, देन R = होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट फार्मूला होता है। A1 की वैल्यू हमारे पास AC है और AT ट्रांस AT है, तो रिजल्ट निकालना तो दोनों का अंडर रूट करके स्क्वायर कर देंगे, तो इनका रिजल्ट निकल जाएगा। तो तीन प्रकार के त्वरण होते हैं। अभिकेंद्रित त्वरण दिशा बदलने के कारण से, स्पर्श रेखीय त्वरण दिशा और मान बदलने के कारण से, और इन दोनों का परिणामी रिजल्टेंट जो होता है वो नेट = AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इन दोनों का परिणामी हम बीच की लाइन के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये दोनों का रिजल्ट बताएगा, AT और AC का ये रिजल्ट होता है। एक लास्ट त्वरण होता है इसमें कोणीय त्वरण। जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगी तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसको हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान डेल्टा ओमेगा 1 डेल्टा टी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कोणीय वेग में परिवर्तन होता है जब वो घूमता है, जब घूमता हुआ आगे बढ़ता है तो उसके वेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है।
और वो परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलेरेशन या कोणीय वेग या कोणीय त्वरण के नाम से जानते हैं। तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण, ये जब वेग चेंज होगा, स्पीड से उसकी जो घूमते हुए जब आगे बढ़ेगा तो टाइम के साथ उसकी जो एंगल होगा वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग बनता है, उसके कारण से जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको कोणीय त्वरण के नाम से हम जानते हैं। तो इस तरह से 4 त्वरण हो गया। अभिकेंद्रित त्वरण जो कि दिशा बदलने के कारण से होता है, स्पर्शरेखीय त्वरण दिशा और मान बदलने के कारण से होता है, उन दोनों का परिणामी त्वरण जो कि बीच की लाइन के द्वारा प्रदर्शित करेंगे दोनों का रिजल्ट, और रिजल्ट को ऐसे मतलब अभिकेंद्रित त्वरण का वर्ग प्लस स्पर्शरेखीय त्वरण का वर्ग के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और लास्ट होता है कोणीय त्वरण, जब वस्तु घूमती है उसके कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, रेट इन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इस तरह से 4 त्वरण उत्पन्न होते हैं जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मात्रा का गति करती है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।